से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। मैं संजय से कहूँगा कि इस बंगले को थोड़ा नज़दीक से दिखाएं, क्योंकि सामने आपको 4 कैमरे नज़र आ रहे होंगे। एक खासियत मैं बता दूं, भिलाई के इस बंगले में 2 प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति रह चुके हैं। बंगला नंबर 2 है और इस बंगले में नेहरू जी, राजीव जी और बर्मा के प्रधानमंत्री वो यहाँ पे रह चुके हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी वो भी यहाँ पे आकर ठहर चुके हैं। इस खबर पर, इस बंगले की कहानी को लेकर हम विस्तार से वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद जाकिर हुसैन जी से बात करेंगे। आप बने रहिएगा वीडियो में। बंगले में ईडी की कार्रवाई चल रही है। बंगला नंबर 2, 32 बंगले का बंगला नंबर 2 है और उस बंगले का इतिहास हमने जिक्र किया था, हल्का सा ट्रेलर दिखाया था। पूरी कहानी मोहम्मद जाकिर जी बताएंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं, शिवनाथ से ओल्गा इन्होंने किताब लिखी है। अगर आपने वो किताब नहीं पढ़ी है तो किताब पढ़ लीजिए, पूरा भिलाई आप जान जाएंगे। उस बंगले के बारे में आप आते हैं, विस्तार से बात करेंगे। जाकिर जी, वो बंगला नंबर 2, 32 बंगले का बंगला नंबर 2, आप बता रहे थे कि पूर्व प्रधानमंत्री 2 ठहर चुके हैं और पूर्व राष्ट्रपति ठहर चुके हैं। वो इतिहास थोड़ा बताइए। वो पद पे थे तभी ठहरे हुए हैं, मतलब प्रधानमंत्री के तौर पर, राष्ट्रपति के तौर पर। असल में क्या, जब भिलाई के लिए जब कंस्ट्रक्शन चालू हुआ और टाउनशिप बनना चालू हुआ तो उस टाइम में हमारे यहाँ कोई बड़ा ऐसा कोई मकान, घर, हाँ, मतलब कोई ऐसा लॉज या कोई बड़ा होटल नहीं था हमारे यहाँ। और भिलाई होटल जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो ये 1955-56 की बात बता रहा हूँ मैं, शुरुआत में शुरुआत बिल्कुल। तो अपने जो हिंदुस्तानी और रशियन अफसर जो थे वो रहते थे भिलाई हाउस में। आज जो जिसको हम BIT बोलते हैं ना, भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो वाला जो पूरा एरिया है वो वहाँ भिलाई हाउस में रहते थे। लेकिन भिलाई चूँकि पूरे मतलब 2 देशों के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय था, तो यहाँ पे दुनिया भर के बड़े से बड़े नेता लोग आते रहते थे। उनके ठहरने के लिए व्यवस्था की गई थी बंगला नंबर 2 में। चूँकि बंगला नंबर 1 जो है उस टाइम में जो भिलाई स्टील प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर थे उनका होता था और 2 नंबर को गेस्ट हाउस के तौर पे रखा गया था। तो इस 2 नंबर बंगले का इतिहास ये है कि इसमें 2 प्रधानमंत्री रह चुके हैं, एक भावी प्रधानमंत्री रह चुके हैं और एक राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब मैं आपको बताऊं, जवाहरलाल नेहरू पहले दौरे पर भिलाई आए थे 16 दिसंबर 1957 को, और संयोग से उस वक्त बर्मा के प्रधानमंत्री ऊ नू ये भी भारत दौरे पर थे। तो जवाहरलाल नेहरू उनको साथ लेते आ गए कि चलो हमारा देश कैसे तरक्की कर रहा है ये बताते हैं। और जवाहरलाल नेहरू के नाती थे 14 साल के राजीव गांधी। ये लोग पहले गए थे राउरकेला और राउरकेला से ये लोग लौटे भिलाई। तो भिलाई जब लौटे तो इन तीनों के, तो आप देखिए कि वो सिटिंग प्रधानमंत्री है दोनों, और राजीव गांधी, इन तीनों को एक ही वो बंगला नंबर 2 में रहने की व्यवस्था की गई, क्योंकि और कोई हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं थी और तीनों बड़े आराम से रहे। और ख़ास बात ये मैं बताऊँ आपको कि दूसरे दिन तो जवाहरलाल नेहरू को जाना था दिल्ली, तो वो राजीव गांधी को लेके दिल्ली निकल गए। उनको भिलाई इतना पसंद आया कि वो रुक गए यहाँ पे। बोले कि मैं थोड़ा सा अच्छा लगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है। तो चूँकि उनको भी एक बर्मा जो है उसी टाइम में आज़ाद हुआ था और बर्मा का भी एक निर्माण चल रहा था, तो वो यहाँ पे हफ्ते भर रुके रहे और वो उसी बंगले में उन्हों रुके हुए थे और हफ्ते भर रुक के यहाँ के कंस्ट्रक्शन की गतिविधि को देखते रहे, नोट करते रहे और वो गए थे। तो वो खैर अलग किस्सा है। और इस बंगले की खासियत, अहमियत ये है कि जब हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ पहले फेज़ का, तो ब्लास्ट फर्नेस जब शुरू होना थी, हमारी कोको 1 बैटरी शुरू हो चुकी थी, ब्लास्ट फर्नेस की टैपिंग होनी थी, माने लोहा पिघल के निकलना था। तो वो उद्घाटन करने के लिए उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भिलाई आए थे। वो भी राउरकेला गए थे 3 फरवरी को और 4 फरवरी को भिलाई आए। तो उनको उसी 2 नंबर बंगले में ठहराया गया था। तो देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जो है वो भी उसी बंगले में ठहरे थे और उसी बंगले में वो 2 दिन रहे। 5 तारीख को उस बंगले के साथ में एक और ऐतिहासिक तथ्य ये जुड़ा है कि जब राष्ट्रपति यहाँ पे बटन दबाए और लोहा पिघलना चालू हो गया, ब्लास्ट फर्नेस फंक्शन में आ गई, तो जो पहली धार फूटी तो उसको जो अफसर थे सारे, उन लोगों में इतना एक उत्साह का माहौल था कि उस धार में से कुछ थोड़ा सा मेटल लेकर के उसको एक छोटा सा ढाला गया और उसको एक बतौर तोहफा सुबह जो है 5 फरवरी की सुबह उसी बंगले में जाके राष्ट्रपति को
जो उस टाइम में जनरल मैनेजर थे निर्मल चंद्र श्रीवास्तव, उन्होंने गौरवान्वित होकर के उनको भेंट किया था कि सर ये है भिलाई का पहला लोहा, राष्ट्रपति जी को। और उस वक्त में इस्पात मंत्री थे सरदार स्वर्ण सिंह, वो भी वहाँ पे मौजूद थे जी। तो बाद के दौर में फिर 1960 में भिलाई होटल चालू हो गया, तो फिर वो बंगला जो है बड़े अफसरों के रहने के फिर अलॉट होना शुरू हो गया। तो ये है इसकी कहानी। नॉन बीएसपी वालों को जैसे अलॉट होते हैं, जैसे कि अभी आईएएस दंपत्ति हैं, उनके जैसे और भी आईएएस हैं, चाहे वो मंत्री भी कुछ रहे हैं वहाँ पे, उनको अलॉट होने की जो प्रोसेस है वो कब से शुरू हुआ? ये देखिए, उस टाइम में क्या होता था कि भिलाई स्टील प्लांट जो है, अभी तो ये होलसेल बिल्कुल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन 1980 के पहले तक के इसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी भागीदारी रहती थी। वो इस तरीके से होती थी कि यहाँ पे भर्ती का जो मामला है, रिक्रूटमेंट का जो मामला है, तो उसका जो पर्सनल डिपार्टमेंट होता है, कार्मिक विभाग जिसको बोलते हैं, जिसके अभी जो चीफ होते हैं वो EDP&A कहलाते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उस ज़माने में वो पर्सनल मैनेजर कहलाते थे। और पर्सनल मैनेजर का जो पद होता था वो, तब वो मध्य प्रदेश था हमारा, तो पर्सनल मैनेजर का पद जो होता था वो MP कैडर के IAS ऑफिसर को दिया जाता था। तो यहाँ पे 1972 के पहले तक के तो जो चीफ होते थे कारखाने के, जो कारखाने के चीफ होते थे, उनको जनरल मैनेजर कहा जाता था। तो वो भी ज़्यादातर IAS होते थे, और उनके नीचे नंबर 2 पोजीशन पे जो पर्सनल मैनेजर होते थे वो भी IAS होते थे, लेकिन वो MP कैडर के होते थे। वो MP कैडर का इसलिए रखा जाता था कि स्थानीय लोगों के साथ में कोई भेदभाव ना हो। तो MP कैडर के बहुत सारे अफसर रहते थे। दूसरी बात, CISF का गठन नहीं हुआ था, तो हमारे जो MP की पुलिस थी, उस पुलिस से ही कुछ लोगों को डेपुटेशन पे बुला करके भिलाई इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया था। तो भिलाई इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अफसर भी थे, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के थे डेपुटेशन पे। उन्हीं से फायर का भी काम होता था, उन्हीं से सिक्योरिटी का भी काम होता था। और पर्सनल डिपार्टमेंट के भी जो लोग थे, वो लोग भी यहाँ पे मतलब स्टेट गवर्नमेंट से डेपुटेशन पे आते थे। तो इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल करके काम होता था। 72 में जब सेल बना, और उसके बाद में फिर ये कंसेप्ट आया, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया कि स्टील सेक्टर जो है उसको IAS नहीं चलाएंगे। हमारे अपने टेक्नोक्रेट, हाँ हमारे अपने टेक्नोक्रेट हैं, इंजीनियर हैं जो ग्रो किए हैं। तो फिर वो एक ग्रेड बना है, मैनेजमेंट ट्रेनीज टेक्निकल और मैनेजमेंट ट्रेनी एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये जब ग्रेड बन गया, पदनाम बन गया, तो फिर वो चीज़ें ख़त्म होती गई। लेकिन अब नया राज्य बनने के बाद में, या नया राज्य बनने के पहले भी, चूँकि जिला प्रशासन या राज्य शासन से तो काम तो पड़ना ही है भिलाई स्टील प्लांट को, तो एक समन्वय के साथ दोनों का चलते रहा। तो बंगले जो है वो अलॉट पहले से होते रहे हैं उस टाइम में, कोई ये नई चीज़ नहीं है। हाँ, चूँकि अब भिलाई में अफसरों की संख्या भी कम हो गई है, और सेक्टर 9, 10 और 32 बंगला जो है वो ज़्यादातर अब नॉन BSP लोगों के आधिपत्य में है, बोला आधिपत्य में अलॉट हो गया है, वो लोग ले लिए हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी जानकारी जाकिर जी ने बताई हमें, इतिहास बता दिया। वाकई में बहुत सारे नॉलेज हमें नहीं मालूम थे। इसी बहाने, इस केस के बहाने, बंगला नंबर 2 के बहाने वो प्रधानमंत्री तक चले गए, पूर्व प्रधानमंत्री तक चले गए, पूर्व राष्ट्रपति तक चले गए, और उस घटनाक्रम को उन्होंने बताया अच्छे से। बहुत सारी जानकारी है जिस पर हम आगे भी बात करेंगे। और मैंने जिस किताब का जिक्र किया है, शिवनाथ से ओल्गा तक, ओल्गा जो है रूस में एक नदी है और शिवनाथ हमारी जीवनदायिनी है, वो दोनों नदियों को मिलाकर जो घटनाक्रम, जो BSP में जो भिलाई स्टील प्लांट का निर्माण हो, चाहे नींव रखी गई हो, पूरी चीज़ कब कौन सा नट बोल्ट लगाया गया था, एक एक जानकारी उस किताब में है। अगर आप इच्छुक हैं तो उस किताब को मंगवा सकते हैं, आप उनसे डायरेक्ट खरीद भी सकते हैं। तो इसी बहाने हमने इस कहानी को उससे जोड़ दिया।